हिंद महासागर और हिमालय की तराई के बीच का भूभाग दुनिया का सबसे उपजाऊ भूभाग है। यहाँ रेगिस्तान है, पठार है, बर्फीले पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र तट, जंगल, मैदान और दुनिया की लगभग सभी प्राकृतिक संपदा यहाँ विद्यमान है। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत भारत देश के प्रति अपने आकर्षण को छिपा नहीं सकती। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग चिरकाल से भारत में आते रहे और यहाँ के बाशिंदे हो गए। तो फिर क्यों ना हम एक समावेशी राष्ट्र के रूप में विकसित हों। भारत में दुनिया भर से आने वाली मानव जातियों का काल क्रम अलग अलग रहा है। यदि आप कभी रेलगाड़ी की जनरल बोगी में सफ़र किए हो तो भारत के जनमानस में अपने बनाम पराई की गुटबाजी को बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं। हर स्टेशन पर जब नए यात्री रेल में चढ़ते हैं तो पहले से बैठे यात्रियों से उनकी सीट को लेकर के बहस होती है। फिर ये बहस जैसे तैसे लोग जगह बना करके बैठ जाते हैं। अगले स्टेशन पर पहले से बैठे हुए लोग नए आए हुए यात्रियों से एकजुट होकर के झगड़ा करते हैं, ये साबित करने के लिए कि चूंकि वो पहले से बैठे हैं इसलिए वो जगह उनकी है। भारत देश में मूल निवासी बनाम आगंतुक की लड़ाई का कमोबेश यही चरित्र है। हम हिंदुस्तानी एक साथ रहते हैं, सुख दुख में एक साथ एक दूसरे का संबल बनते हैं, लेकिन फिर भी भीतर खानों में हम यही जुगाली करते रहते हैं कि फला विदेशी है और हम मूल निवासी हैं। इस झगड़े ने इस देश को कई हिस्सों में बांट दिया है। दोस्तों, मैं मौलिक रूप से शिक्षक हूँ, इसलिए अपने राजनीतिक संघर्ष में अपने विचारों और आदर्शों को एक बोझ की तरह ढोने के बजाय मैं इनको अपनी नैसर्गिक शक्ति के रूप में विकसित करना चाहता हूँ। आज सैद्धांतिक रूप से ही सही, पर आप सहमत होंगे कि हम भारतीयों के पास एकजुट होकर के दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए सतत संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में फंसे रहे तो वो देश जिन्होंने दुनिया को एटम बम और दो विश्व युद्ध में झोंक कर भी खुद शांति प्रिय देश कहलाते हैं, वो देश हमारी इस लड़ाई का फ़ायदा उठाकर हमें गर्त में ढकेल देंगे। और रही बात इस बहस की कि अगड़ा कौन है और पिछड़ा कौन, तो हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी चुनाव में एक भारतीय मूल की महिला को उसके स्किन कलर की वजह से पिछड़ा होने की तोहमत सुननी पड़ी थी। आज वो महिला वहाँ की उपराष्ट्रपति है और वो भारत के सो कॉल्ड अग्रणी मूल से ताल्लुक़ रखती है। इसी लड़ाई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में एक भारतीय मूल के काबिल व्यक्ति को वहाँ के लोगों ने अपनाने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप मूल निवासी बनाम विदेशी, अगड़े बनाम पिछड़े और ऊंचे बनाम नीचे की लड़ाई में पड़े रहना चाहते हैं तो ये लड़ाई आपको मुबारक। मुझे आजीवन एक वोट ना मिले, मैं आजीवन अपने इन आदर्शों पर कायम रहकर ही जनचेतना का संघर्ष करता रहूंगा। लोगों के गुस्से को वोट में भुनाने की इस व्यापारिक राजनीति को तो मेरी आज से श्रद्धांजलि है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा यह भी है कि मेरे छात्र, मेरे साथी शिक्षक, मेरे सहपाठी, मेरे सहकर्मी और इसी क्रम में मेरे हम उम्र बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे इस विचार से सहमत हैं। ये भी सच है कि आज के राजनीतिक शोर से हम सब आहत हैं और हम सब बड़े दुखी मन से इस या उस खेमे में बट गए हैं। साथियों, वास्तव में हम सब रेलगाड़ी के यात्री हैं। हर स्टेशन में एक पीढ़ी आती है और दूसरी पीढ़ी चली जाती है। इतने छोटे सफ़र में ये रेलगाड़ी किसी की नहीं है और या तो हम सब की है। इसलिए अपनी चेतना को किसी खूंटे से मत बांधिए, अपने विचारों को स्वच्छंद छोड़ दीजिए। सुकरात कहते हैं कि इंसानी जीवन सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं है, ये जीवन सिर्फ पशुओं के लिए है। हमारा जीवन सामाजिक समरसता और सामूहिक चेतना के विकास के लिए बना है। हमें इस ब्रह्मांड के रहस्य खोजने हैं, नित नए अधिकार आविष्कार करने हैं। इसलिए हम एक स्वस्थ और स्वच्छंद राजनीति के माहौल में ही ऐसा कर सकते हैं। प्रण कीजिए कि इस देश के संसद में अब अपराधी नहीं जाएंगे, हमारे राज्य की विधानसभा में कुत्सित विचार के लोग नहीं जाएंगे, हमारी पंचायतें किसी नकारात्मक शक्तियों के अधीन नहीं होंगी। आप सबको इसके लिए संकल्पबद्ध होना होगा। मैं और मेरे जैसे लोग सिर्फ आपके विचार के संप्रेषण का जरिया मात्र होना चाहिए। मैं राजनीतिक मंच पर आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तरह आप भी ये मानते हैं कि हिंद महासागर और हिमालय की तराई के बीच फैली यह भारत भूमि इसकी या उसकी नहीं है, ये धरती हमारी है
और हम यहाँ के शांति दूत हैं। इसलिए मेरे साथ अपने फेफड़ों के जड़ से कंठ तक एक स्वर में कहिए, जय हिंद।